प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और पुनः मैं कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। आज हम अब वार्ता जो करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है डिले इन गर्ल्स मैरिज और डिले इन बॉयज मैरिज। किन किन परिस्थितियों में विवाह में विलंब होता है, तो विवाह में विलंब होने का कारण जो है समझ में बताऊंगा और उसका निवारण भी बताऊंगा कि क्या निवारण करना चाहिए। अब हम सबसे पहले मैं बता चुका हूं आपको कि जितनी भी जन्म पत्रियां हैं वो लग्न कुंडली सबसे मजबूत होती है, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हम लग्न कुंडली को तो देखेंगे, उसके बाद चंद्र कुंडली को भी देखेंगे। जैसे लग्न कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है उसको हम लग्न बना देते हैं तो चंद्र कुंडली हो जाती है। तो चंद्र कुंडली से भी हम ग्रहों की पोजीशन को देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा सबसे नजदीक का ग्रह है और उसका प्रभाव प्रत्येक मनुष्यों पर पड़ता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। तो कोई भी जो काम होता है ना वो मन से होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना आज ये काम करने का मन नहीं है, मन व्यथित है। तो इसलिए विवाह में विलंब के कारण को पता करने के लिए भी हम चंद्र कुंडली को भी हम देखेंगे। और तीसरी कौन सी कुंडली देखेंगे, क्योंकि शुक्र का भी बहुत महत्व है। जैसे वेदव्यास ने क्या लिखा नवग्रह के बारे में, सूर्य शौर्य मथेन्दु उच्च पदवीम सनमंगलम मंगल है सद्बुद्धिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्र सुखम समसनि राहुर्बाहु बलं करोति सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वेनुकूला ग्रहाः शुक्रः सुखम। भौतिक सुख जितनी भी है वो हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र भोग और विलासिता का ग्रह है। तो मैरिज लाइफ भी जो है ना एक चेंज ऑफ लाइफ है और आदमी जो है सो आनंद की जीवन व्यतीत करेगा कि नहीं करेगा। क्या वैवाहिक सुख को कितना, जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य जो सुख भोगता है उसमें सबसे बड़ा जो डोमिनेंट रोल प्ले करता है वो शुक्र करता है। शुक्र सुखम। भौतिक सुख के लिए शुक्र को देखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम शुक्र कुंडली से भी विचार करेंगे। उसके बाद हम नवमांस कुंडली भी देखते हैं, लेकिन मैं आज नवमांस कुंडली की वर्णन नहीं करूंगा। आज मैं तीन ही कुंडली का वर्णन करूंगा, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली, या लग्न का पोजीशन, चंद्रमा का पोजीशन और शुक्र का पोजीशन, कि शुक्र का कैसा पोजीशन है जिससे हम विवाह को हम निर्धारित कर सकें कि विवाह में डिले होगा या नहीं होगा, वैवाहिक जीवन कैसे होगा, उसका भी हम वर्णन करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक जन्म पत्री बनाया है जिसमें 12 घर खाने हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बताता हूं, ज्योतिष का एक रूल है, भावो नासति कारक। कारक ग्रह अपने भाव को खराब करते हैं। तो देखिए, ये जिसकी जन्म पत्री होगी वो यहां होगा लग्न, और लग्न से 7 में उसकी पत्नी का स्थान है, या 7वें घर से हम विवाह का विचार करते हैं। ये जो भी होगा, यहाँ यदि जो स्त्री का होगा तो उसका जस्ट अपोजिट सेक्स हस्बैंड का होगा। मैंने जस्ट अपोजिट सेक्स है, मेल का होगा तो फीमेल हो जाएगी, और फीमेल का है तो मेल का हो जाएगा। ये पति का है तो पत्नी का, पत्नी का है तो पति का स्थान हो जाएगा। और यहां से ही हम विवाह का विचार करते हैं। तो सबसे पहले यदि जन्म पत्री में 7वें हाउस का कारक ग्रह शुक्र अकेला बैठ जाए और यदि वह स्वगृही नहीं है, उच्च का नहीं है, तो विवाह में बाधक उत्पन्न कर, विवाह के लिए बाधक हो जाएगा ग्रह।
विवाह में विलंब का कारण बनाएगा या वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लाएगा। पहला पॉइंट ये हम लग्न कुंडली से को देखेंगे। ये D1 चार्ट है जिसको बोलते हैं हम लग्न कुंडली। तो पहला हो गया भावो नासति कारक के अनुसार शुक्र अकेला बैठ जाए, स्वगृही या उच्च का नहीं हो तो विवाह में विलंब करेगा या वैवाहिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से और शुक्र कुंडली से, तीनों कुंडलियों से 7th हाउस पर कितने इल इफेक्टेड ग्रह हैं। इल इफेक्टेड ग्रह मतलब इस पर कितने राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है। ये जितने भी एक ग्रह जो हैं इस घर को इल इफेक्टेड करेगा। तो मेलिफिक प्लैनेट जो विवाह में सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाधा करता है, उसकी कितने ऐसे ग्रह हैं जिसको दृष्टि पड़ रही है। पहला कौन है, मंगल, सूर्य, शनि, राहु एंड केतु। यदि इसकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर तो सप्तम भाव को खराब करेगा और सप्तम भाव से मिलने वाले फल को में न्यूनता प्रदान कर देगा या विलंब का कारण बना देगा। यहाँ सैटर्न की भी दृष्टि अच्छी नहीं है या सैटर्न बढ़ जाए तो पर भी, तो पहली बात तो हो गई कि भाई कितने ग्रहों की दृष्टि है वो हम देख लेंगे किससे, लग्न कुंडली मेन है। लग्न कुंडली को हम जरूर देखना चाहिए, लग्न कुंडली से ही पहले हम बता रहे हैं। उसके बाद चंद्र कुंडली का भी इफेक्ट होता है, इसलिए हम चंद्र कुंडली से विचार कर लेंगे और शुक्र कुंडली से विचार कर लेंगे, लेकिन सबसे मेन है लग्न कुंडली। क्यों कि यहां पर यदि कमी हो जाएगी ना और D9 में थोड़ा सा यदि अच्छा है तो सपोर्ट कर देगा आपको। बाकी D1 जो है ये किसी को क्या करता है, D1 को कोई भी सब डिविजनल चार्ट सपोर्ट नहीं करता, सुपरसीड नहीं करता है, इसलिए इसको हम देखना बहुत जरूरी है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, सप्तमेश का पोजीशन भी देखेंगे हम। पहले हमने लिख दिया लग्न चंद्र एवं शुक्र से 7th हाउस पर कितने ग्रह का प्रभाव है, कितने ग्रहों की दृष्टि है, जो कि बेनिफिक प्लैनेट नहीं, मेलिफिक प्लैनेट या सप्तम हाउस कितने क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, पहली बात। उसी तरह सप्तम हाउस में कितने क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। यहां सप्तम हाउस में सूर्य भी क्रूर ग्रह माना जाएगा, सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल तो पर भी विवाह में विलंब का कारण बना देता है। अब देखिए 2nd हाउस को भी हम देखेंगे। 2nd हाउस से हम परिवार भी देखते हैं, बहुत सारी चीज देखते हैं, वाणी भी देखते हैं, बैंक बैलेंस भी देखते हैं, बाकी मेन चीज है परिवार। तो शादी होने के बाद क्या होगा, एक परिवार मिलता है या एक परिवार जुटता है। लड़की होगी तो अपने माँ बाप को छोड़कर एक दूसरे परिवार के साथ अटैच हो जाएगी, और लड़का होगा तो उसका ससुराल मिलेगा, उसको अपने सास ससुर से कंजक्शन होगा, मेल मिलाप होगा। तो 2nd हाउस को भी देखेंगे। यदि 2nd हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो ये भी विलंब का कारण बनाता है। अब देखिए लग्न से 2nd, 8th एंड 12th, 2nd हाउस ये हो गया, 8th हाउस तो विवाह है ही, विवाह का घर ही है। और यदि
सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस तो ही है। 8वां घर से हम क्या देखते हैं? लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ और एक्टिवेशन ऑफ मैरिड लाइफ। 7वां घर विवाह का है, तो यहाँ से एक्टिवेशन यहाँ से देखेंगे हम, लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ यहाँ से देखेंगे। और 12वें घर से शैया सुख देखते हैं, यहाँ से हम शैया सुख भी देखेंगे। तो यदि लिखा है लग्न से 2nd, 8th एंड 12th, सेकेंड हाउस, 7 तो हो ही गया कि 7 में इल इफेक्शन तो है, होगा। 8वें और 12वें घर में भी इल इफेक्शन होगा तो विलंब हो जाएगा विवाह में, या विवाह में मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब होगा। क्यों? लग्न से सेकेंड हाउस को हम देख रहे हैं, तो पत्नी यहाँ है ना, जैसे लड़का है तो लड़की का सेकेंड हाउस है, या लड़का यहाँ लड़की तो लड़का का सेकेंड हाउस है। तो यहाँ से लग्न से सेकेंड परिवार हो गया, तो यहाँ से भी ये सेकेंड हाउस है, पत्नी का परिवार, या जो जिस परिवार में जुटने मिलने जा रही है, या लड़का का भी एक नया परिवार मिलता है। तो ये हाउस इल इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। और यदि इल इफेक्टेड होगा तो मैरिड लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ, एक्टिवेशन ऑफ मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब करेगा। और 12वां घर जो है शैया सुख है, यदि यहाँ भी इल इफेक्टेड हो जाएगा तो शैया सुख में बाधा उत्पन्न करेगा, पति पत्नी में डिस्टेंस और डिफरेंस हो जाएगी। इसलिए ये भाव भी काफी शुभ होना जरूरी है। अब देखिए, ये बता दिया, दूसरा बता दिया मैंने। अब तीसरा देखिए, सेकेंड हाउस और 7th हाउस, ये इंपॉर्टेंट हाउस है मैरिज के लिए। यदि इस दोनों घर में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, रेट्रोग्रेड मतलब होता है बकरी, यदि सेकेंड हाउस में और 7th हाउस में बकरी ग्रह होंगे तो वो भी विलंब का कारण बनवाएंगे या डिस्टर्बेंस करेगा मैरिज सेटलमेंट में। अब देखिए, रेट्रोग्रेड का मतलब है कि जो वक्र गति से का प्रभाव लिए हुए है। और वक्र ग्रहों में एक प्रॉब्लम क्या होती है, यदि वो उच्च का होगा तो नीच का फल देगा, और नीच का होगा तो उच्च का फल देगा। लेट इट बी एनीथिंग, बट 7वें घर में और दूसरे घर में बकरी ग्रह भी विवाह में विलंब का कारण बनाते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, यदि लग्न कुंडली से या शुक्र कुंडली से शनि यदि जो 8th हाउस में हो जाए, जैसे लग्न है यहाँ पर शनि 8th हाउस में हो जाए, हालांकि शनि यहाँ भी बैठेगा तो दिक्कत करेगा, बाकी 8th हाउस में बैठेगा तो पर भी दिक्कत करेगा ये। या शुक्र कुंडली से जहाँ शुक्र बैठा हुआ उसको हम लग्न बना देंगे, उसके 8th हाउस में शनि बैठेगा तो विवाह में विलंब का कारण बनाएगा। हाँ, लेकिन क्या है ना, शनि का एक गुण है, सैटर्न मेक्स डिले बट नेवर डिनाइज। शनि आपको देगा, स्ट्रगल के बाद डिले में देगा, बाकी डिनाई नहीं करेगा, पक्का देगा। शनि यहाँ बैठेगा, इसे उपाय करेंगे हम तो विवाह होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो विलंब का कारण होगा उसमें कमी आ जाएगी। तो लग्न एंड शुक्र से शनि इन 8th हाउस, इस 8th हाउस में होने पर भी ये विलंब का कारण बनाएगा। अब देखिए, शादी के लिए क्या होता है, लाइफ अपग्रेड होती है और भौतिक सुख, शैया सुख, जनेंद्रिय सुख सबका मालिक शुक्र है। तो यदि आपके जन्म पत्री में शुक्र पाप कर्तन योग में हो जाए, या शुक्र के आगे पीछे कोई पाप ग्रह हो जाए, शुक्र इल इफेक्टेड हो जाए किसी ग्रह से,
तो पर भी आपको शुक्र जो है सो विवाह का उत्तम फल नहीं देने देगा। भोग विलासिता का ग्रह है यह, और भोग विलासिता का ग्रह शुक्र पाप कर्तृ योग में आ जाए, या शुक्र के आगे पीछे कोई पाप ग्रह हो जाए, या ये नीच का हो जाए, इसमें पावर नहीं हो, शत्रु राशि में हो, इल इफेक्ट होकर शत्रु राशि में, तो और गड़बड़ हो गई। यदि शुक्र का सपोर्ट नहीं है तो पर भी विवाह में विलंब का कारण बनाएगा ये। इसलिए प्रिय दर्शकों, हम शुक्र को जरूर देखेंगे। शुक्र भौतिक कारक, भौतिक सुख का कारक ग्रह है और भोग विलासिता का कारक ग्रह है। एक आदमी को कहीं जाना है अपने घर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई 5 लाख की कार पे जा रहा है, कोई 25 लाख की कार पर जा रहा है, और कोई 1 करोड़ की कार पे जा रहा है। इसका निर्धारण शुक्र ही करता है। और भोग कौन करता है? यदि हम किसी बात करेंगे भाई भौतिक सुख का भोग कौन करता है, तो इसके लिए भी जो है सो हम बताएंगे कि भौतिक का सुख कौन करता है। तो लग्न है, लग्न से यहाँ चौथा स्थान शुक्र का सुख का है। तो यहाँ से लग्न जो है सो भौतिक सुख का आनंद लेता है। इसलिए शुक्र का इल इफेक्शन होना अच्छा नहीं है। जैसे शुक्र का इल इफेक्शन होना, या क्रूर ग्रहों के साथ बैठना, पावर में नहीं होना, शत्रु क्षेत्रीय होकर इल इफेक्शन हो जाना, शुक्र के आगे पीछे क्रूर ग्रह होना, या शुक्र के एक तरफ भी क्रूर ग्रह हो जाएगा, तो ये जो है सो दिक्कत देगा। अब मान लिया जाए कि लग्न कुंडली में या शुक्र पीड़ित है, शुक्र के पास पावर नहीं है, शुक्र पाप कर्तरी योग में है, या शुक्र के आगे पीछे कोई पाप ग्रह है, या शुक्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, और नवमांस में भी यदि यही हो गया तो और तकलीफ देगा ये। इसलिए शुक्र का पोजीशन हम नवमांस में भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि शुक्र विवाह में कितना फुलफुल रिजल्ट देता है। शुक्र सुखम, इसलिए शुक्र का विचार भी हम शुक्र कुंडली बनाकर भी हम विवाह के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ जो है ना, ये जो है ना, यदि हम अंगों को विचार करें तो यहाँ जो है सो नाभि से नीचे का अंग है, एक गुप्त अंग है, और गुप्त अंग का एक्टिवेशन यहाँ से देखा जाता है। इसलिए ये दोनों घर इल इफेक्टेड नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ सैया सुख 12वें घर से देखा जाता है। सैया सुख होगा तभी एक्टिवेशन होगा। इसलिए इसका भी होना बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके लॉर्ड का भी प्लेसमेंट अच्छा होना जरूरी है। यहाँ पर भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो दिक्कत देगा। अब देखिए 7वें हाउस का जो लॉर्ड है, जो भी नंबर लिखा हो उसमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ 5 7 10 जो भी हो, उसका एक लॉर्ड होगा। जैसे मान लिया कि 3 नंबर है यहाँ पर, तो बुध हो जाएगा। और बुध जो है 6ठे, 8वें और 12वें चला जाए तो ये लग्न से यहाँ चला गया, घूमते घूमते अपने घर से 12वें, यहाँ का लॉर्ड यहाँ गए तो क्या हो जाएगा, दो द्वादश का संबंध बना देगा। यहाँ तो 12 भी, यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ से अपने घर से 12वें हो गया, यहाँ अपने घर से दूसरे हो गया, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से यदि इसका लॉर्ड यहाँ जाएगा तो 6ठे चला गया। तो इसलिए यहाँ के लॉर्ड जब 6th हाउस में जाएगा, 8th हाउस में प्लेस्ड हो जाएगा, या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो कमजोर हो जाएगा, और ये भी विवाह में विलंब का कारण बनाएगा। अब देखिए बृहस्पति और शुक्र
हम शुक्र को तो देखें ही देखेंगे, परंतु कन्या के विवाह के लिए बृहस्पति का भी देखा जाना बहुत उचित होगा, क्योंकि वैवाहिक ग्रह के रूप में देखा जाए कन्या के लिए तो बृहस्पति का विचार करना चाहिए, और जेंट्स के लिए शुक्र का विचार करना चाहिए। वैवाहिक का कारक ग्रह यदि है तो लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए बृहस्पति और लड़कों के लिए शुक्र। अब देखिए तो पर भी हम ओवरऑल शुक्र बृहस्पति को भी देखेंगे। बृहस्पति बहुत अच्छा प्लानेट है, शुभ प्लानेट है। यदि बृहस्पति की युति राहु से हो जाए, केतु से हो जाए या शनि से हो जाए, यदि शनि राहु हो जाए, क्या बोलता है, बृहस्पति का राहु से संबंध हो जाए तो चंडाल योग का निर्माण कर देगा। और वो कहाँ करेगा वो देखना पड़ेगा। यदि चंडाल योग का निर्माण 9th हाउस में कर दिया, 5th हाउस में भी कर दिया, तो पर भी विवाह में विलंब होगा, क्योंकि बृहस्पति इल इफेक्टेड हो गया। यदि शनि है तो ऑलरेडी इल इफेक्टेड करेगा आपको। अब देखिए दूसरा घर और 7वां घर, सेकंड का लॉर्ड 7th में हो और 7th का लॉर्ड 2nd में हो, और उसमें कोई एक क्रूर ग्रह हो। जैसे देखिए मैंने बता दिया, मान लिया कि यहाँ 10 नंबर से होता है, 11 नंबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ का मालिक शनि यहाँ चला जाएगा, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, और चंद्रमा जो है सो 2nd में चला जाए, तो यहाँ का लॉर्ड जो है सो यहाँ चला जाएगा। इस यहाँ पर यहाँ शनि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ का या इससे हाउस एक्सचेंज कर लिया, तो शनि यहाँ का मालिक है, यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसको इल इफेक्ट कर देगा। इसी तरह एक्सचेंज ऑफ हाउस हो और दोनों शुभ ग्रह नहीं हो तो पर भी विलंब का कारण बनेगा। अब हम बताते हैं कि मांगलिक दोष भी विवाह में विलंब उत्पन्न करते हैं। अब देखिए मैं इसको शुक्र को मिटा देता हूं। अब देखिए ये हाउस है, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th एंड सो ऑन। तो मांगलिक दोष कब होता है? लग्न कुंडली से। लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे। लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे, मतलब 1st हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस में जब भी मंगल होगा तो मांगलिक दोष का निर्माण करता है। साउथ में 2nd हाउस में भी मंगल होने पर वो मांगलिक दोष मानते हैं, परंतु हमारे जो नॉर्थ में जो चलता है ज्योतिष, तो नॉर्थ में क्या है, 2nd हाउस में मंगल निष्फल हो जाता है। यहाँ के ज्योतिषियों का कहना है कि 2nd हाउस में मंगल निष्फल हो जाता है, इसलिए 2nd हाउस में बैठे हुए मंगल को हम लोग मांगलिक दोष नहीं मानते हैं। पर साउथ इंडिया में यहाँ पर भी मंगल बैठेगा तो मांगलिक दोष उत्पन्न करेगा। जहाँ तक मेरी अनुभव है, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, कोई लोग बोलते हैं कि ये ग्रह निष्फल हो जाएगा, तो क्या अपना पूरा प्रभाव ही नहीं देगा? पक्का देगा। जो प्रभाव उसको, जो उसको बेनिफिट प्लानेट के रूप में देना चाहिए वो नहीं देगा, जस्ट उल्टा देने लगता है वो। इसलिए यह निष्फल होगा। मगर क्या एल इफेक्शन छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। शनि दुख का कारक ग्रह है, तो क्या शनि आपको सब देगा? मान लिया कि शनि जो है सो मकान का कारक ग्रह है, आपको 5 मकान दे दिया, आप बहुत खुश हैं, परंतु उसी एक मकान में क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करवा देगा, कोर्ट केस करवा देगा, आपको तंग करेगा। तो 2nd हाउस में हम लोग मंगल को निष्फल मानते हैं, तो नहीं दे। अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ।
यहाँ पर बृहस्पति है, यहाँ 9 या 12 लिखा हुआ है, तो क्या होगा? 5वें घर में बृहस्पति स्वगृही हो जाएगा। तो कहते हैं कि बृहस्पति 5वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, भी निष्फल की तरह हो जाता है। वो तो ठीक है, बृहस्पति पुत्र संतान का कारक ग्रह है और संतान के घर में बैठा हुआ है, तो क्या यह निष्फल हो जाएगा? हाँ, एकदम निष्फल हो जाएगा। संतान देगा आपको, बाकी इसका काम है मेल संतान देना, मेल संतान नहीं देगा यहाँ। क्यों? इसको बोलते हैं 9 और 12 झक धनुर्धर। बृहस्पति यहाँ स्वगृही हो जाएगा तो झक धनुर्धर का योग का निर्माण कर देगा, और झक धनुर्धर पंचम भावगो तजीय पुत्र सुखम नहीं दीयते, पुत्र सुख से वंचित कर देगा आपको। और ये मंगल है, मंगल भी जो है ये दिक्कत देगा आपको। हम लोग नहीं मानते, उसकी बात छोड़ दीजिए। अब देखिए कि मंगल डिले क्यों करवाता है। यदि मंगल यहाँ है तो 7वें हाउस पर इल इफेक्शन दिया, 7वें घर को पीड़ित किया। बारहवें घर में, अच्छा देखिए यहाँ से तो मंगल की 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, तो इस घर को भी इल इफेक्ट किया और 8वें घर को भी इल इफेक्ट किया। 7वें घर और 8वें घर दोनों पर इसकी दृष्टि पड़ गई, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। अब देखिए यहाँ से मंगल जो है सो यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ दिया, 8वीं दृष्टि यहाँ दिया, तो 7th हाउस पर इल इफेक्शन कर दिया। 4th हाउस है 1 2 3 4, 4th हाउस में यदि मंगल बैठेगा तो 7th हाउस पर दृष्टि डालेगा, तो 7th हाउस को इसने इल इफेक्शन कर दिया। 7th हाउस में यदि मंगल खुद बैठा हुआ है तो इस घर को खराब कर रहा है, इस घर पर इसका प्रभाव होगा। गुरु ग्रह का प्रभाव है यहाँ, और अष्टम में भी गुरु ग्रह का प्रभाव है। यदि मंगल बैठेगा तो लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे मंगल। और एक बात मैं और बताता हूँ आपसे, कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि जिस घर में मंगल हो, जैसे मांगलिक कुंडली हो गई, हम मान लिया कि यहाँ से 12 से ही शुरू करते हैं, 10 से शुरू करते हैं, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जन्मपत्री एक बन गई। अब देखिए थोड़ा सा क्या हो गया है, देख लीजिए। यहाँ मंगल जो है सो 10 में उच्च का होता है और 4 में नीच का होता है, तो इस पर यदि यहाँ मंगल बैठेगा और 4 नंबर के मेष वृष मिथुन कर्क राशि में बैठेगा तो थोड़ा इसका प्रभाव तो होगा, बाकी अल्प प्रभाव होगा, इसका अल्प प्रभाव हो जाएगा। और नीच का होने के कारण यदि यहाँ पर लग्न 1 से शुरू होगा तो मंगल मेष राशि पर हो जाएगी, तो थोड़ा प्रभाव इसका कम हो जाएगा। यहाँ 4 नंबर है, यहाँ चौथी घर में यदि 8 नंबर लिखा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है तो थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मंगल, यहाँ पर भी यदि नीच का होता है तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे 9 लिखा हुआ है, यहाँ मंगल होगा तो थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसे यदि ये 7वें घर में मंगल यदि 7वां घर है और यहाँ 10 नंबर की राशि हो जाएगी तो उच्च का हो जाएगा। यहाँ मंगल, मैं मान लें कि हम इसको बदल देते हैं, यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ हो तो मंगल उच्च का है तो दोष कम लगेगा। और देखिए दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ कि मंगल दोष कटेगा कब।
ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, बृहस्पति को मिटा देते हैं हमको। ये मांगलिक कुंडली हो गई तो लड़की की जन्म पत्री, लड़के का जन्म पत्री है तो लड़की की जन्म पत्री से यदि 4th हाउस में मंगल है, लड़की की जन्म पत्री है 4th हाउस में मंगल है, तो लड़के के भी जन्म पत्री में 4th हाउस में ही शनि होगा तब कट करेगा। ऐसा नहीं कि लड़के के जन्म पत्री में मंगल यहाँ है और लड़की की जन्म पत्री में मंगल शनि यहाँ है, ऐसी नहीं है। जो तो मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है ऐसा नहीं है। लड़के के जिस हाउस में मंगल बैठ के मांगलिक दोष बना रहा है उसी हाउस में शनि अपोजिट से शनि होगा तब जाके मंगल का प्रभाव कट होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, हम नंबर को मिटा देते हैं। हमने क्या किया, यहां मैंने 8 लिख दिया और यहां मंगल बैठा हुआ है, तो क्या मांगलिक दोष लगेगी कि नहीं लगेगी? ये स्वगृही मंगल है। कुछ लोगों का मानना है कि मंगल स्वगृही हो तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा, बाकी हमारे विचार से जो मैं अपना मत आपको जो बता रहा हूं, यहाँ पक्का मांगलिक दोष लगेगा। क्यों? लग्न से सेकंड जिसकी जन्म पत्री है वो लग्न यहाँ है और वहाँ लग्न से सेकंड हाउस का लॉर्ड मारक होता है। ये पत्नी के घर से सेकंड स्थान है तो ये पत्नी के लिए मारक हो जाएगा और जीवन में व्यवधान उत्पन्न करेगा ये विवाह के बाद। इसलिए स्वगृही मंगल होने पर भी, 8 नंबर पर भी होने पर भी यहाँ मांगलिक दोष को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है सो 7वें स्थान से सेकंड स्थान है। तो आज मैंने बताया कि मांगलिक दोष भी जन्म पत्री में विवाह में विलंब का कारण होता है। अब मैं प्रिय दर्शकों, मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और देखिए मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9560019609। अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड, अम्बा फिर गैप है, फिर एस्ट्रो गैप है, फिर वर्ल्ड तो अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड पर जाके आप इस चैनल को यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह से पुनः मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए और कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूं जिससे ज्ञान का आदान प्रदान हो सके। मित्रों, यदि किसी भी वाणी में त्रुटि हो गई है तो हमको अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड पर आप मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। मैं उसके लिए आपको बहुत आभारी रहूँगा कि हो सकता है कि आपसे भी कुछ हमको सीखने को मिले। विद्या जो है सो कोई कहे कि मैं विद्या में पारंगत हूँ, कोई विद्या में पारंगत नहीं होता, ये इसका अनलिमिटेशन है। इसलिए कोई किसी फील्ड में मास्टर है, कोई किसी फील्ड में मास्टर है। इसलिए यदि कोई सुझाव हो तो हमको दीजिए, कोई एडवाइस हो तो दीजिए। और कन्या का विवाह में किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, जन्मपत्री मिलाना हो, जन्मपत्री मिलान करना हो, जन्मपत्री देखना हो, कोई ज्योतिषीय सलाह लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और स्पेशली कन्या के विवाह के लिए कभी भी आप हमसे अप्रोच करेंगे, 24 आवर्स मैं आपके लिए सेवा में हाजिर रहूँगा। और कन्या की जन्मपत्री जो हम देखते हैं ना, विवाह संबंधित प्रॉब्लम वगैरह, वह निःशुल्क होगा। इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जब मन करे तब फ़ोन कीजिए, मैं देन एंड देयर सब काम छोड़ के आपके लिए मैं एडवाइस करूंगा। कन्या के विवाह में किसी प्रकार की मदद चाहिए, ज्योतिषीय सेवा, ज्योतिषीय मदद चाहिए तो मैं आपको मदद करूंगा। प्रिय दर्शकों, मैं यहीं पर अपनी वाणी का विराम देता हूं और जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। फिर अगले एपिसोड में कुछ ज्योतिषीय वार्ता करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ।